बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब, और आज का दिन आपकी सहूलतों के लिए किसी ऐसी हस्ती, ऐसी शख्सियत के साथ जो आपको तिब्बी तौर पे, मेडिकली तौर पे और माशरती तौर पे भी आपको ऐसी ऐसी हदायत देते हैं जिससे आपकी ज़िंदगी आसान होती है। प्लेटफॉर्म जो है वहाँ से अगर आसानियाँ जा रही हों तो ये सिवाय अल्लाह की रहमत के और कोई भी बात नहीं होती। लेकिन ये बात हाथ जोड़ के अदब के साथ, आजिज़ी के साथ कह दूँ कि वो काम जो कि आप सोशल नेटवर्किंग पे पढ़ते हैं, वो तरीक़ा इलाज जो पढ़ते हैं, मैं बड़ी ही आजिज़ी से कह रहा हूँ, खुदा के वास्ते उसको 10 दफ़ा चेक करने के बाद कोई चीज़ जो है करें। क्योंकि आज सुबह भी मैं ऐसी कई एक तो कैलिफोर्निया में हमारे एक दोस्त बैठे हुए थे, वो भी मैं उनकी बात करूँगा आज डॉक्टर साहिबा से। वो आधे कुरान की तिलावत करने के बाद उन्होंने नुस्खा बताया। उन्होंने कहा कि कोविड पॉजिटिव के लोग जो हैं वो मेरे इस इलाज से सही होते हैं। ये बात शिकागो में बैठ के वो कर रहे थे, शिकागो में। अगर ये बात वहाँ बैठ के कर रहे थे तो इसका मतलब वो कितना धनी होगा शख्स अपने उस ओपिनियन पे कि जनाब मेरा ये काम ठीक है, और एक पब्लिक स्पेस के ऊपर बैठ के वो उस नुस्खे को बना भी रहे थे। हो सकता है वो आपके लिए एक इम्यूनिटी सिस्टम प्रोड्यूस करता हो, लेकिन ये कहना कि कोविड पॉजिटिव जो है वो कोविड नेगेटिव हो जाता है, ये बहुत बड़ी बात है। सुलझे हुए लहजे से ही बात करनी चाहिए। साहिर चावला, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, खैरियत? वालेकुम सलाम, ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। एब्सोल्युटली। साहिर चावला जी। साहिर चावला, आपने भी याद रखनी बात, अगर मैं गलती करूं तो आपने मुझे याद दिलानी है। महमूद चिश्ती साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत से आप सर? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो इस वक्त कोविड-19 जो है, इसकी ये सेकंड वेव तो ऐसे ही हम कह रहे हैं, एक्चुअली तो वो वेव चल ही रही है। अब ये म्यूटेशन होकर B117 बन गया, यानी कि थोड़ा सा तब्दील हो गया। पहले तो ये फरमाइए कि हमने पिछले 1 साल गुजारा है इसमें, लोग हर शख्स जो है वो इससे बचने की एहतियात तो अलग करे, लेकिन अपनी हिफाजत के लिए अपने आप को किस तरह ताकतवर कर ले, जल्दी से इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ा ले कि उसके ऊपर अगर हमला भी हो तो वो ज़रा हल्का हो, कैसे करें? सर, जिस तरह किसी भी मुल्क की आर्मी को सिर्फ अपनी आर्मी को तभी सिपा सलार और तभी तैयार नहीं करना चाहिए जिस वक्त हमला बिल्कुल सर पर हो, उसको शुरू से उसको जो है वो तैयार रखना चाहिए। इसी तरह आपको बीमारी के आने का, किसी ग्लोबल एपिडेमिक के आने का, किसी आफत के आने का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। तो ये कहना मुबालगा राई नहीं होगी कि वो लोग जो अपनी न्यूट्रिशनल हाइजीन को लेकर, अपने खाने पीने के असूलों को लेकर केयरफुल थे, वो अब थोड़ा बहुत फ़ायदा उठा रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि इम्यूनिटी। अच्छा, इससे अब एज का ताल्लुक है डॉक्टर साहब? एब्सोल्युटली। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, आपकी इम्यूनिटी कम होती है। ये बात साइंटिफिकली प्रूवन है, ये बात बिल्कुल सही है। इम्यूनिटी या तो आपके अंदर, ठीक है, आपकी इंट्रिंसिक सलाहियत है, और अगर बाहर से किसी चीज से आप अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं तो न्यूट्रिशन के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। अच्छा, इम्यूनिटी से मुराद है कि वो कुव्वत मुदाफत, वो जिस्म के अपने लड़ने की कुव्वत जो कि बाहर से आने वाले जरासीमों से आपको प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। और फिर ये स्पेसिफिक भी होती है, नॉन स्पेसिफिक भी होती है। नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी की आर्मी बिल्कुल मुख्तलिफ है, जो कि हर तरह के जरासीम को बगैर तफरीक के उससे लड़ती है। और स्पेसिफिक इम्यूनिटी वो है कि हमारी बॉडी में जो हमारी एंटीबॉडीज हैं, जब वो एक खास तरह के जरासीम को रिकॉग्नाइज कर लेती हैं, तो जब अगली बार वो जरासीम अटैक करता है, वो उसके अगेंस्ट बना चुकी होती हैं। वो मेमोरी सेल्स में स्टोर होता है, मेमोरी टी सेल्स में, और वो उसके अगेंस्ट प्रोटेक्ट करती है। कुदरत की बड़ी खूबसूरती है, और वैक्सीन जो है वो इसी के असूल पे यूजुअली आपके पास बनती है। इसी के असूल पे बनती है। और अब जो है वो वैक्सीन जो है वो महमूद साहब ऐसी भी बनने के लिए तैयार हैं। एक कंपनी का मैं नाम नहीं लेता, वो अमेरिका में भी शायद 2-3 हफ्ते में लॉन्च हो जाएगी। अमेरिका में हो जाएगी तो इसका मतलब FDA अप्रूव कर देगी, जिसको टेम्परेचर की भी ज़रूरत नहीं और जिसकी 2 डोजेस की भी ज़रूरत नहीं, एक ही चाहिए। लेकिन हम बड़े अरसे से सुनते हैं ये कि शहद और कलौंजी जो है ये आपकी कुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाता है। आप इस बात से मुत्तफिक हैं? देखिए, दोनों के मुतालिक अल्लाह ने जो है वो फरमाया, अल्लाह के नबी ने भी फरमाया कि शहद में भी शिफा है और कलौंजी के अंदर भी 99 बीमारियों की शिफा है। जब अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमा दिया तो ये तिबई तौर पे बहुत बड़ी जो है वो हमारे लिए एक रहनुमाई है कि हम अपनी ज़िंदगी के अंदर शहद का भी और कलौंजी का भी इस्तेमाल करें। लेकिन यहाँ पे एक बड़ी खूबसूरत चीज़ जो मैं आप, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, लौला अद्दुआ लजस्समुल बला, अगर दुआ ना होती तो बलाएं मुजस्सम होके सामने आ जाए। मुजस्सम से मतलब पुख्ता जिस्म बन के जाहिर होते हैं। ये जो एपिडेमिक चीज़ें हैं ये वही बलाएं हैं जो मुजस्सम होके सामने आ रही बीमारियों की सूरत में। तो इसके लिए अल्लाह ने और अल्लाह के हबीब ने हमें जो है वो दुआएं दी हैं।
अब अगर आप अच्छा, दुआओं का असर पाकिस्तान सारा देख रहा है, देख ये बात भी सच है। अल्लाह के नबी ने ये भी तो फरमाया ना कि जितनी ला बदतमीजी हम कर रहे हैं और जितनी भी एहतियाती कर रहे हैं हाँ, कि ला युरद्दुल क़ज़ा इल्ला दुआ, तकदीर को कोई चीज टाल नहीं सकती माँ सिवाय दुआ के। और अगला जुमला बड़ा खूबसूरत है जी। और जिंदगी को कोई चीज बढ़ा नहीं सकती माँ सिवाय नेकी के। तो आप दूसरों के साथ भी आसानियां करें, दूसरों ये के साथ जिंदगी भी बढ़ाती है। एहसान- जी ये अगली बात आपसे यही करूंगा कि अगर आप नेकी और आसानी करें तो आपकी ज़िंदगी बढ़ती है, ये देखने वाली बात है। लेकिन जो हमारा टेलीफोन नंबर लिखा है, इस पे आपने जब कॉल करनी है तो आपने कॉल करनी है अपनी सेहत के हवाले से, कोविड के मुतालिक, अगर आपकी न्यूट्रिशन जो है अगर उसके बारे में राय लेनी है, क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ानी है, आपको वो बातें करनी है जो कि डॉक्टर चावला यहाँ पे आपको जवाब दें। आपने अपने ज़ाती मसाइल के लिए कॉलें जो हैं वो जुमेरात को करनी होती हैं। अहमद, अस्सलाम वालेकुम बेटा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी मेरा पुत्र। सर मैंने ये पूछना था कि अब मेरा सुबह सुबह दिल नहीं करता नाश्ता करने को, अच्छा, तो मैं क्या डाइट लूं जिससे मेरा इम्यून सिस्टम भी ठीक रहे और अच्छा ये नाश्ता बताओ मेरा सुबह उठते करने को कितने दिल बजे नहीं हो? करता। सर मैं 11-12 बजे। अल्लाह तुझे खुश रखे। तो बेटा अगर 11 और 12 बजे सुबह है तो अल्लाह मुझे हदायत दे। मैं क्या कह सकता हूँ, शादी तो नहीं किया आपने अभी तक? नहीं सर। तो बेटा 12 बजे उठने वालों की शादी होती भी नहीं है, वो जरा तुम्हें थोड़ी सी एहतियात करनी पड़ेगी। ये 12 बजे आप उठते क्यों हैं, पहले ये तो फरमाइए। सर अभी वैसे भी छुट्टियां हैं यूनिवर्सिटी से, तो इसलिए फिर रात को देर तक क्या करते हो? सर मूवीज। डॉक्टर साहब अब ये Student पेशेंट है। आपका है। अच्छा, आप क्योंकि बेटे स्टूडेंट लग रहे हैं तो मेरी बात सुने कि जो अल्लाह ताला ने बायोलॉजिकल रिदम बनाया है ना, वो आपकी मर्जी से नहीं चलेगा, वो अल्लाह ताला की मर्जी से चलेगा। जब आप अपने बायोलॉजिकल रिदम को अल्लाह ताला के अगेंस्ट चलाएंगे तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं बेटा क्या जी कि खूबसूरत आपको बात भूख लगेगी 10 बजे के बाद, आपका मेटाबॉलिक रेट आपका सुबह के 10 बजे के बाद कैलोरी बर्निंग प्रोसेस बात है। डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। और बेटे आप जिस वक्त उठते हैं इसको दोपहर कहा जाता है, सुबह नहीं कहा ठीक है? आप सुबह उठे, 1 घंटा दौड़ लगाए मेरे बेटे, आप जवान जहान है, आपको बहुत भूख लगेगी। This हाँ, is not an अब देखो issue. क्या बात की। और ये जो बायोलॉजिकल क्लॉक की बात की ना, ये कुदरत का निज़ाम होता है। कुदरत के निज़ाम के बगैर आप जाएंगे तो अगेंस्ट जाएंगे तो आपको, मिसाल के तौर पे मगरिब के बाद आपको घर में आना चाहिए, इशा के बाद आपको सो जाना चाहिए, आपको मगरिब पे खाना खाना चाहिए, सुबह आपको फजर से पहले उठ जाना चाहिए। ये बायोलॉजिकल क्लॉक है और जिस्म आपके इस बायोलॉजिकल क्लॉक से यूज टू हो जाता है। डॉक्टर साहब ऐसे ही है ना? बिल्कुल सर, बिल्कुल। जिस्म को पता होता है कि अब जिस्म मेरे साथ ये होना है, और जब आप इस क्लॉक को खराब करते हैं तो वो आपका react करता सारा का सारा जिस्म जो है वो आपके खिलाफ जो है वो असले समेत खड़ा हो जाता है कि ये आपने मेरे साथ क्या बदतमीजी की। इसलिए अपनी इन आदात को जो सोने और उठने की हैं, इनको बरकरार जरूर रखें, तब्दील मत किया करें। हलीमा, अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम बिलाल भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, मुझे शुगर है और मुझे काफी दिनों से जुकाम है जो ठीक नहीं हो रहा, और अच्छा। मेरे हड्डियों में बहुत ज्यादा दर्द है। ओ शाबाश। अच्छा, शुगर कब से है? मुझे अभी 3 साल हो गए मुझे शुगर है, अभी मैं 35 साल की हूँ। दवाएं लेती हैं इंसुलिन? मेडिसिन का क्या लेती हैं आप? या मेडिसिन का छोड़ दो, सिर्फ दवाइयाँ गोलियां लेती हो या इंसुलिन भी ले रही हो? इंसुलिन पे। इंसुलिन इंसुलिन पे ले रही हो। अच्छा अच्छा। और सुबह फास्टिंग कितनी होती है? आखिरी दफा कब की थी? अभी 250 से ऊपर आती है वो मेरी। शाबाश है। इंसुलिन के बाद बदपरहेजी हाँ, करती हैं? क्योंकि- सच सच बताएं। मसले चल रहे हैं घर में, इसलिए आपसे बात नहीं हो पा रही थी। अच्छा ये बताओ ट्राई मेरे करेंगे। बच्चे कि आप बदपरहेजी कितनी करती हैं, खास तौर पे रात को खाने में? नहीं, बदतमीजी नहीं करती, बस अभी घर छोटा है, पहले घर बड़ा था तो वर्जिश नहीं कर रही। अच्छा ये बताओ कि नाश्ता किस चीज का होता है आपका? मैं नाश्ता स्लाइस लेती हूँ, कभी कभी रोटी पका के खुद ही खा लेती और हूँ। दोपहर? दोपहर में सालन और रोटी। रात? रात को चावल लेती हूँ उबले और हुए। शाबाश हाय है, अल्लाह। शाबाश 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 शाबाश। अभी देखो ये जो जोड़ों के दर्द हैं, ये जो इम्यून सिस्टम आपका कम हो रहा है, ये शुगर इसकी वजह हो सकती है। लेकिन डॉक्टर साहब आप क्या फरमाइएगा? देखिए, सबसे पहले तो रात के टाइम जो चावल ले रही हैं, जो वो आपके एक चावल की प्लेट होती है वो आपके पूरे दिन का शुगर कंटेंट एक्सीड कर जाती है एक नॉर्मल बंदे का ही। तो आप तो पहले ही इंसुलिन पे रात को हैं खाना है और फिर सो जाना है। और फिर सो जाना है। और आप सोचें कि रात को, अभी मैंने बताया कि कैलोरी बर्निंग प्रोसेस भी आपका स्लो होता है, तो वो आपको जो है डाइजेस्ट भी नहीं करता,
बेहतर आप रात के टाइम बोन ब्रोथ्स पर आए, आप मुर्गियों की जो हड्डियां हैं, देसी मुर्गी की हड्डियां, उसकी यखनियों पे आए, और साथ आप ले लें अपने, क्योंकि हम जब रात को सोते हैं हमारा ब्लड शुगर तब भी यूज होता है, सस्टेन ब्लड शुगर लेवल रखने के लिए शकरकंदी ले लें। शकरकंदी लोग समझते हैं डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए अच्छी नहीं है, बहुत अच्छी है। इंसुलिन वालों की भी इसमें 0% फैट, 0% कोलेस्ट्रॉल, गुड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, फाइबर होता है। तो रात को जब आप सोई होंगी ना, इवन कि आप इंसुलिन भी ले रही हैं, आपके ब्लड शुगर लेवल्स ये सस्टेन स्लो बॉडी में ग्लूकोज रिलीज करता है। शकरकंदी 50 ग्राम बिल्कुल खत्म, निकाल दें जिंदगी से बाहर। चावल तो बिल्कुल भी नहीं खाने हैं। और ये डॉक्टर 250 अगर सुबह फास्टिंग पर है तो ये क्या बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। इसका मतलब है कि डेफिनेटली इनकी रूटीन में बदपरहेजी बहुत ज्यादा है। एक तो अपने इंसुलिन के यूनिट्स पे एडजस्ट कराएं और सुबह 45 मिनट वॉक करें, जहां बाहर पौधे ऑक्सीजन छोड़े होते हैं। कुरान पाक में भी जब पौधे ऑक्सीजन छोड़े होते हैं उस टाइम आप बाहर वॉक करें। इसकी खूबसूरती क्या है डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए, आपके इंसुलिन लेवल्स नीचे आना शुरू हो जाते हैं, कॉर्टिसोल नीचे आना शुरू हो जाता है। आप 1-1.5 महीने बाद नोटिस करेंगे अगला प्रोग्राम आपके साथ इंशाल्लाह ताला सिर्फ डायबिटिक पेशेंट की डाइट के ऊपर करना है। ये जो रोटी है ना, ये मैं आपको तजर्बे के साथ रहा हूँ, इसको आप छोड़कर देखिए, किसकी जगह कुछ और डाइट लीजिए। अगर आपने जौ लेना है तो जौ ले लो, लेकिन आटे की रोटी छोड़ के देखो, उससे फर्क पड़ेगा। दूसरी बात ये, जवार ले लो। दूसरी बात ये कि अपने यूनिट्स को एडजस्ट करो और देखो कि वो कितने यूनिट्स हैं, और यूनिट्स हमेशा 2-2 में बढ़ाते हैं। बिल्कुल, एब्सोल्युटली 2-2 में बढ़ाते हैं, यानी कि 3-4 दिन के वक्फे के बाद, देखने के बाद अपने डॉक्टर से मशवरा करके चलो। 250 फास्टिंग शुगर हो तो ये बहुत बड़ा अलार्मिंग है। जी अस्सलाम वालेकुम दुबई। कमर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब अली। जनाब, माड़ी तबीयत बहुत खराब है, इसकी जड़ी है ना ये निकलनी ते उससे तो बाद जगह ना मैं आज 5-7 रोज हो गए रोटी नहीं खाना होनी, जैसा रोटी खाना वहाँ उल्टी हो जानी है। तो हाँ। दुआ करो मैं कि अल्लाह ताला को इससे प्यार में अच्छा, इसको 10 दिन से हिचकी लगी हुई है और ये कुछ खाता भी है तो हिचकी से फिर वॉमिट हो जाता है। क्या अल्सर के पेशेंट है? अल्सर है आपको बेटा? जी अल्सर है आपको? कोई क्रॉनिक बीमारी है? नहीं, मैं डॉक्टर से चेक कराया, मेरा मैदा शेदा पूरा रिपोर्टें ठीक आई है। रिपोर्टें ठीक आई हैं? नहीं है जी। आंतों में कोई इन्फेक्शन कुछ तो होगा कि आप कुछ भी खा रहे हैं तो आपको उल्टी आ रही है। कह रहे हिचकी से आ रही है उल्टी। जी, शुगर नॉर्मल है मेरी। शुगर भी नॉर्मल है? डॉक्टर ने चेक किया परसों 120 थी। तो ये हिचकी लगे कितने दिन हो गए? 10 दिन हो गए? जी 5-6 दिन हो गई। और रात को सोते हो तो भी हिचकी है? नहीं, रात को जब सोता हूँ तो 1 घंटे के बाद ना फिर होता है। डॉक्टर साहब ये अजीब गरीब केस है, मैंने पहली दफा सुना। हाँ, दिस इज वेरी डिफरेंट। बड़ा अनयूजुअल है। बट फ्रॉम डॉक्टर तो नहीं हुजूर, एक है जी कि इन्हें ना अपना LFT और RFT किसी डॉक्टर को चेक करवा के उन्हें फिर उनके पास जाएं। ये किडनी और लीवर में अक्सर मैंने जो मेरे मिलने वालों में 2-3 मरतबा ऐसे वाकयात हुए, उनको हिचकी शुरू हो जाती है। हिचकी का ताल्लुक याद करने से अब आपके ख्याल में नहीं है कि कोई याद कर? नहीं, याद बीमारी तो बीमारी है। बीमारी तो बीमारी है डॉक्टर साहब। नहीं, इसका याद करने से तो ऑफ कोर्स कोई भी ताल्लुक नहीं है। फ्रॉम व्हाटएवर आई नो, आप सौंफ वाला पानी पीना शुरू करें। सौंफ वाला जो पानी होता है वो स्पैज़म, सौंफ आपके पास स्पैज़म भी रिलीव करती है, आपके पास इन्फेक्शन भी रिलीव करती है। ये तो एक आप शुरू करें ही। और अगर आपको बहुत ज्यादा मतलब है कि कोई डाइजेस्टिव सिस्टम में पेन, ब्लोटिंग और ये एंटी माइक्रोबियल भी है और ये आपका रिलीफ कर देती है। जीआई के लिए ये आपके पास बहुत ज्यादा अच्छी है। इसके अलावा अदरक वाला कहवा भी ये लेकर देखें। अदरक जो है वो भी आपका जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम है, जो आपका जीआई सिस्टम है, उससे सारी इन्फ्लेमेशन, ब्लोटिंग, स्पैज़म लगा देती है। इट इज जस्ट अ स्पैज़म एंड इट इज एसोसिएटेड विद योर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम एंड योर रेस्पिरेटरी सिस्टम इकट्ठे साइमल्टेनियसली। ठीक है, इसे कह सकते हैं ना कि हिचकी के दौरान आपकी अल्लाह माफी दे किसी की मौत भी हो सकती है। हिचकी के दौरान मौत भी वाकई हो सकती है क्योंकि थोड़ी सी देर के लिए आपके जो सारे रेस्पिरेटरी मसल्स हैं वो स्पैज़म में चले जाते हैं, मतलब यानी कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं, क्योंकि आपके जो मसल्स हैं उनको एक खास रेट पे कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने की जरूरत है। अब इसमें आपके पास क्या होता है कि वो कॉन्ट्रैक्शन का जो ड्यूरेशन होता है वो जरूरत से ज्यादा बढ़ जाता है। व्हेन यू विल टेक जिंजर, व्हेन यू विल टेक फेनल सीड्स, आपका जो कॉन्ट्रैक्शन का ड्यूरेशन है वो थोड़ा कम होगा। मगर अगर आपको डेली उल्टियां आ रही हैं, यू नीड टू गो टू अ गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट। अगर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट आपको हेपेटोलॉजिस्ट यानी लिवर के डॉक्टर की तरफ रेफर करता है तो आप जाइए, वरना सबसे पहले ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसको कहते हैं गैस्ट्रिक इंटॉलरेंस। अगर आपको गैस्ट्रिक इंटॉलरेंस है तो अंदर कोई ना कोई इन्फेक्शन है। अच्छा, आपको किसी भी जीआई सिस्टम की इन्फेक्शन है ना, सबसे अच्छा आपके पास तरीका ये होता है आप फौरन सौंफ वाला पानी लेना शुरू कर दें। इट काइंड ऑफ
वाइब से टाल ये बड़ी अच्छी बात की है। और ये जो बात डॉक्टर साहब कह रही हैं, ये हमारे यहाँ टोटके हैं, लेकिन ये बड़े कामयाब टोटके हैं कि अदरक का पानी जो है, अदरक का जो क्या कहते हैं उसको, कहवा जो बनाना है आपने वो, या सौंफ का जो कहवा है वो, सौंफ और कहवे, अदरक के कहवे को आप मिक्स भी कर सकते हैं। ये क्योंकि हकीम अगर बताते हैं तो वो काम करता है। अब इसमें बड़ी अच्छी जो बात की है ना चिश्ती साहब, डॉक्टर साहब ने सारी बातें अच्छी करी हैं, वैसे जो मैंने पिक की, जो मेरी समझ में आई वो ये कि आपकी जो हिचकी है, या वो आपके सांस लेने के निज़ाम से उसका ताल्लुक, आपके हजम करने के निज़ाम से ताल्लुक है, दोनों में कोई प्रॉब्लम होगा जिससे कि सिलसिले जो हैं वो जुड़ रहे हैं। लेकिन इनको एक दुआ बताई जा सकती है जिससे ये सारा मामला हल हो सकता है इंशाअल्लाह। एक तो कुरान मजीद बुरहान रशीद की एक आयत है कि अम अबरमु अमरन फ़इन्ना मुब्रिमून, 41 मरतबा ये पढ़ के पानी पे दम करके पी लें, मुझे यकीन है कि ये अभी करें, हमारे प्रोग्राम के दौरान ही। एक दफ़ा फिर बताइएगा। अम अबरमु अमरन फ़इन्ना मुब्रिमून, ये अभी पढ़ लें, मुझे यकीन है कि हमारे प्रोग्राम के दौरान ही ये हमें अपने अच्छा होने की जो है वो रिपोर्ट देंगे इंशाल्लाह ताला। छोटा सा वक्त लेते हैं, वापस लेते हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं, डॉक्टर साहिबा आपको मशवरा देंगी। कॉलर वो हों जो कि अपनी इम्यून सिस्टम के बारे में, खाने के बारे में, निज़ाम हज़म के बारे में, इम्यूनिटी के बारे में बात करना चाहते हैं। मसाइल की कॉल जुमेरात को। वक्फा लीजिए, वापस आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोविड ने बड़े बड़े कमाल काम किए हैं डॉक्टर साहबा। एक तो कोविड ने ये काम किया कि अदरक जो है वो महंगा कर दिया, थोम जो था वो मार्केट से ख़त्म हो गया, मछली जो थी वो डबल द प्राइस हो गई। क्या हर वो नेचुरल चीज़ जिससे हम कहते हैं कि हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी, या जैसे आपने कहा कि अभी अदरक का पानी पीना चाहिए, क्या हर शय जो कुदरत की है वो हर शख्स ले सकता है? यही तो वो कहते हैं ना कॉम्प्लिकेशन, और यही ब्यूटी भी आप कह लें न्यूट्रिशन की, कि हर चीज़ हर एक के लिए नहीं है। और ख़ास करके उन लोगों के लिए नहीं है जो कुछ डिजीज प्रोसेसेस का शिकार है, क्योंकि उनकी डिजीज प्रोसेसेस ने उनकी बॉडी की नेचुरल फिजियोलॉजी को ऑल्टर कर दिया है। मिसाल के तौर पे अदरक कौन नहीं ले सकता? अदरक जितने भी लोग आपके पास ब्लड प्रेशर की मेडिकेशंस पे हैं, हाइपरटेंशन की, क्योंकि अदरक में एबिलिटी होती है वो ब्लड प्रेशर कम करती है। जो लोग स्टैटिन्स पे हैं, स्टैटिन्स बड़ी मशहूर ग्रुप ऑफ ड्रग्स है, कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग्स है, ठीक है, क्योंकि अदरक खुद भी कोलेस्ट्रॉल कम करती है, बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। जो लोग हार्ट पेशेंट्स हैं और खास करके ब्लड थिनर्स पे हैं, अदरक और लहसुन दोनों में एबिलिटी होती है खून को पतला करने की, और जी बिल्कुल। और हार्ट पेशेंट्स डेफिनेटली एस्पिरिन और ब्लड थिनर्स पे होते हैं, तो आपने बिल्कुल नहीं लेनी है, लेनी भी है तो हफ्ते में 1 या 2 बार। एक सेकंड, अदरक ले नहीं सकता है जिसको हाइपरटेंशन हो, अदरक ले नहीं सकता है जिसको मेडिसिन पे हो, हाइपरटेंशन की मेडिसिन पर हो, और जो हार्ट का पेशेंट हो और कोलेस्ट्रॉल हो, इनको अदरक स्टैटिन्स पे जो हो, जी नहीं लेना। क्या थोम लिया जा सकता है? अच्छा, लहसुन भी आपके पास ब्लड थिनर है, ठीक है। लहसुन की मैं थोड़ी सी तारीफ करना चाहूंगी। लहसुन को इस्तेमाल करने का तरीका क्या है, लहसुन मशहूर क्यों है? इजिप्शियंस जो थे ना, वो लहसुन की उसको कहते हैं ना नायाब होने को पहचानते थे, वो अपनी करेंसी में लहसुन यूज किया करते थे एक जमाने में। मैं उसकी रीजन भी बताती हूँ। वो बीमारियों का इलाज माना जाता था। एक लहसुन के क्लोव में और उसकी करेंसी भी यूज किया जाता था। एक क्लोव ऑफ लहसुन में 100 से ऊपर सल्फर कंपाउंड होता है एलिसिन, जो कि सिर्फ एक क्लोव ऑफ लहसुन आपकी बॉडी से सारे बैक्टीरिया और वायरसेस फ्लश आउट कर सकता है। लेकिन आपने इसको मिरेकल नहीं समझना है। एक तो इसको कंज्यूम करने का तरीका ये होता है कि लहसुन को फ्रिज से निकाला, 30 मिनट के लिए उसको ओपन एयर में छोड़ा, 30 मिनट लगते हैं एलिसिन को एक्टिवेट होने के लिए। तब आप अगर आप उसको, आप में हिम्मत है कच्चा कंज्यूम करने की, तो कर जाएं उसका। अच्छा, इसका मतलब अगर आपने बाजार से खरीदा और वो आम टेम्परेचर पर है तो उसको आप ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। हवा में एक लहसुन का मतलब एक लहसुन है, ये एक क्लोव उसका, एक क्लोव वो ले सकते हैं। ये आपने कितने मिनट रखना है बाहर? 30 मिनट रखते हैं और एलिसिन इज एक्टिवेटेड। और फिर खाना है। एंड इट कैन फ्लश आउट ऑल द इन्फेक्शंस फ्रॉम योर बॉडी। आई से दिस ऑन एयर। एक थोम आपके जिस्म से बैक्टीरिया और वायरस को पसीने के जरिए या वॉश आउट कर देगा किसी भी तरीके से। चीज है कुदरत, इसको कहते हैं कुदरत। ओ पाई पता भी तो होवे ना ये करना है। एक थोम, क्या बात है, क्या बात है। वैसे तो प्रोग्राम आज इतना ही था। एक लहसुन खाने पे आप कमाल कर सकते हैं। और अगर फ्रिज किया हुआ आपने तो उसको आपने 30 मिनट्स बाहर रखना है, उसके बाद आपने उसको खाना है। क्या चीज? नहीं, बाहर अगर है, अगर आपका बाहर है तो आप उसको वैसे ही ले सकते हैं। ये फ्रीज में अगर किया हुआ है तो उसको ठंडा करना है। छिलने के बाद उसकी को फर्क पड़ता है? उसको छील के आपने उसको ओपन करके ओपन एयर में रखना है। उसको हवा में एक क्लोव को 30 मिनट पड़े होना चाहिए। और लहसुन को कभी भी बहुत ज्यादा पकाना नहीं, अगर इसलिए आप यूज करें क्योंकि हीट इनएक्टिवेट कर देती है एलिसिन को। डॉक्टर साहब, ये जो आमतौर पे लहसुन की टैबलेट्स या कैप्सूल मिलती है उस पे लिखा होता है 1000 mg, ये क्या चीज? आई एब्सोल्युटली डू नॉट बिलीव इन दिस। आप लोग डोंट फॉल अ प्रे टू दिस। ये चीजें आप मत खरीदें। आपके
पास नेचुरल लहसन मौजूद है, आप लहसन को लें। और लहसन भी आपने ब्लड थिनर्स जो लेते हैं उन्होंने नहीं लेना, जो ब्लड प्रेशर की मेडिकेशंस ले रहे हैं, जो कोलेस्ट्रॉल की ले रहे हैं, लहसन और अदरक की इस मामले में एक ही तासीर है, ठीक है, वो खून को पतला करते हैं। तो उन लोगों ने नहीं लेना है, अपने आप को किसी मेडिकल कॉम्प्लिकेशन में नहीं अगर किसी को डालना। ब्लड प्रेशर है तो वो लहसुन ले और ब्लड प्रेशर की दवाई कम कर दे, ये मुमकिन है? हो सकता है कि उसकी दवाई वक्त के साथ कम हो जाए, ठीक बिल्कुल है, ठीक। वो महीने में 3 या 4 या 5 बार यूज करे, लेकिन ये आपने किसी प्रोफेशनल के मशवरे से साथ साथ और यूज करना supervision में है। करना है। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हम ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट्स को अभी अदरक और लहसुन देते नहीं है, बट डॉक्टर साहब, लहसुन को चबाने से या निगल लेने से कोई फर्क पड़ेगा? फायदा होता है अगर आप चबाने से। खाली चबा लेते हैं। वही मैं कह रही हूँ, अगर आप उसका एस्ट्रिंजेंट ओडर बर्दाश्त कर सकते हैं तो आप उसको चबा जाएं, क्योंकि मोस्टली लोग जो है वो उसको नहीं चबा सकते हैं, तो वो फिर आप उसको किसी सैलेड में मिक्स आप कर तो दें बर्दाश्त कर लेते हैं, दूसरे नहीं करते। एग्जैक्टली, दूसरे देन नहीं इट कर प्रोड्यूसेस सकते। अ बैड माउथ। लेकिन ये जो बात है ना, ये बड़ी कमाल की बात है। अल्लाह ताला ने जो आपको हिकमतें दी हैं, एक ज़माने में ये करेंसी के तौर पे इस्तेमाल होता था लहसुन, इतना ज़्यादा ये कीमती है। आपके पास इस वक्त बाज़ारों में लहसुन जो है वो रुलता फिर रहा है, एक लहसुन रोज़, और कितनी बीमारियों से निजात। जी अस्सलाम वालेकुम खुशाब। सलाम अलैकुम जी। जी इकबाल भाई। जनाब, जी अल्लाह का शुक्र बेटा। जी पुत्र। हेलो, जी जी फरमाइए। मैं इकबाल बोल रहा हूँ। ये मेरे घुटनों का मसला है। हाँ हाँ। दोनों घुटने मेरे ना, उठना मुश्किल होता है, बैठना मुश्किल होता है, चलना मुश्किल होता है। तो टाइम अच्छा। से मैं चलता हूँ। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र है तो 69 ईयर। तो ये तो कोई बात नहीं है यार, 59 इयर्स में उठना बैठना आपके लिए Gout? मुश्किल होता है। गाउट तो नहीं, यूरिक एसिड लेवल्स चेक कराएं। यूरिक एसिड वगैरह आपने चेक कराया अपना? हाँ, वो कराया, वो ठीक है। यूरिक एसिड ठीक है? कि इसको घुटने चेंज करवाएं, ऑपरेशन करवाएं। आर्थराइटिस है, आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस है। आर्थराइटिस है? डॉक्टर ने कहा है कि आर्थराइटिस है? मतलब वो कह रहे हैं घुटन में चेंज आप करवाएं, आपका ये घुटने जो है ना एंड पर पहुंच चुके हैं। ऑस्टियोपोरोसिस है। आपको बीमारी बताई उन्होंने कोई? फिर बीमारी तो नहीं बताई, बस वो घुटनों के बारे में बताया। यार मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, ये डॉक्टर साहब को देखे बगैर मैं कह रहा हूँ, क्योंकि अपनी हिकमत और अपने तजर्बे से कह रहा हूँ। ये जो घुटने चेंज करने वाला मामला ना, इसको तुमने अभी होल्ड करना है, पक्की बात है, इसको होल्ड करना है, क्योंकि घुटने चेंज कराने के बाद उसके बाद अगली चॉइस रहेगी कोई नहीं। बहुत से तरीका इलाज अभी मुमकिन है, क्योंकि तुम्हें अभी ये भी नहीं पता कि प्रॉब्लम तुम्हें है क्या। एन मुमकिन है कि तुम्हें ना चेंज कराने पड़े और बेहतर हो जाए। डॉक्टर साहब, लगता तो है ना कि आर्थराइटिस है? जी बिल्कुल लगता है, या तो ऑस्टियोपोरोसिस है, क्योंकि नी रिप्लेसमेंट जो है ना, कि ये जो इन्होंने लफ्ज बोले कि घुटने खत्म हो गए। ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस में ये फर्क होता है कि पोरोसिस में हड्डी घुल जाती है, कैल्शियम फॉस्फेट उसका साथ छोड़ जाते हैं, उसमें सुराख वगैरह हो जाते हैं, तो उसके सिम्टम्स और 59 आर्थराइटिस year के में बहुत सिम्टम्स early भी है, इसका हो मतलब सकता है। हो सकता है। मर्दों में हालांकि लेस कॉमन है, ठीक है, क्योंकि उनके ख्वातीन में ज्यादा होता है? खवातीन में ज्यादा होता है, और खासकर के पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन में, क्योंकि जब पीरियड्स के बाद उनका एस्ट्रोजन खत्म हो जाता है ना, तो वो उनकी हड्डियों को प्रोटेक्ट करके था, वो चीज खत्म हो जाती है, इसलिए हमारी सारी माएं जो है बेचारी उठते इसका इस तरह मतलब कि फील हो रही औरत होती को हैं। कम से कम 40 साल के बाद जो सप्लीमेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा लेने चाहिए। लेकिन वो भी बहुत ज्यादा तो कुतुब साहब मैं ये नहीं कहूंगी, लेकिन बड़े केयरफुली आपको Careful करने सप्लीमेंट्स चाहिए। लेने चाहिए, क्योंकि एक होते हैं, अब ये बात क्योंकि बात से बात निकल रही है, कैल्शियम कार्बोनेट सप्लीमेंट से मैं खवातीन को कहूंगी खबरदार रहें। वो सिर्फ इसी तरह के आप लाइमस्टोन चाट रहे हैं, ठीक है। कैल्शियम सिट्रेट सप्लीमेंट्स आर कंपैरेटिवली बेटर, और उनको भी आपने मॉनिटर करके लेना होता है, क्योंकि अगर आप कैल्शियम सप्लीमेंट्स अनकंट्रोल लेंगे, इसके साथ ये कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटी को जरूरत से ज्यादा एक्टिवेट कर देता है, हार्ट रेट का रिस्क भी एसोसिएटेड है, उसको प्रॉपर डोज को मॉनिटर करना पड़ता है, कि कभी देने पड़ते हैं, कभी रोकने पड़ते हैं, उसके साथ विटामिन डॉक्टर डी साहब, को लहसुन control अचार करना के अंदर पड़ता है। लें तो तासीर वही रहती है? बिल्कुल रहती है। अचार प्रोबायोटिक है। अच्छा हुआ मुझे ये बात करने का मौका मिल गया। हमारी बॉडी में जिस तरह गुड बैक्टीरिया बैड बैक्टीरिया होते हैं, गुड बैक्टीरिया भी होते हैं। गुड बैक्टीरिया का क्या काम होता है? उसे खाने से अच्छे न्यूट्रिएंट्स निकाल के मेरी बॉडी को देने हैं। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारे गुड बैक्टीरिया कम हो जाते हैं, इसका सप्लीमेंटेशन लेना जरूरी है। अचार अगर विनेगर में नहीं बना हुआ, सप्लीमेंट लेने की जरूरत नहीं, इतना महंगा सप्लीमेंट होता है 10,000 का, ठीक है, वो आपको लेने की जरूरत ही नहीं है। आप खीरे का अचार, आप गाजर का अचार अगर बगैर विनेगर के लेते हैं, इससे अच्छा प्रोबायोटिक ही कोई नहीं है। और उसमें आप लहसुन मिक्स कर ले तो क्या ही बात है। लहसुन का अचार ले लें बगैर विनेगर यानी कि तेल में डालें? फायदे एब्सोल्युटली फायदे ऑलिव ऑयल में या कोकोनट ऑयल में, ठीक है, क्योंकि कोकोनट ऑयल में एमसीटी होते हैं, मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स, एब्सोल्युटली गुड फॉर योर हार्ट, फॉर योर इम्यूनिटी, फॉर योर हेल्थ। तो क्या बात है। डॉक्टर साहब, ये जो दर्द हो रही है इनको यहाँ पे घुटनों में, इनको हाँ क्या जी। करना चाहिए इस वक्त? अच्छा, मेरा ऐसा मशवरा है कि नी रिप्लेसमेंट की तरफ तो अभी ना जाए, जाएं। ठीक है। आप
व्हाई डोंट यू ट्राई हाइलुरोनिक एसिड सप्लीमेंट्स और हाइलुरोनिक एसिड के इंजेक्शंस होते हैं. ये कौन से होते हाइलुरोनिक हैं? एसिड हमारे पास क्या चीज है जो मेरे दो जॉइंट्स को एक कनेक्टिव टिश्यू जोड़ता है ना, एक कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का कॉम्बिनेशन जोड़ता है, उसको कहते हैं हाइलुरोनिक एसिड. जब ये ग्राउंड सब्सटेंस बनाता है मेरी बॉडी के जॉइंट्स का और बॉडी के बहुत ज्यादा टिश्यूज का. जब ये कम होना शुरू हो जाता है, हड्डियों में पेन होना शुरू हो जाता है, हाइलुरोनिक एसिड इंजेक्शंस आर अ कंपैरेटिवली बेटर ऑप्शन. 5 से 6 महीने उसके बाद जो है ग्लूकोसामीन एक मिलती है. ग्लूकोसामीन इज एन ओरल सप्लीमेंट एंड ग्लूकोसामीन इज अ हाइलुरोनिक एसिड सप्लीमेंट जो वो लेना चाहिए, सप्लीमेंट लेना चाहिए. जी मलेशिया, अस्सलाम वालेकुम. वजाहत. वालेकुम सलाम. बिलाल साहब कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह. हुक्म फरमाइएगा. मुझे ये मालूम करना है, मुझे जो ना नॉर्मली जैसे किसी भी टाइम छींकें आ जाती है और नजला थोड़ा रहता है. हाँ, और नजला सारा वक्त रहता है. छींकें आती हैं, नहा के निकलता हूँ तो छींकें आती हैं, या पंखा थोड़ा तेज चल रहा है तो छींकें आ रही हैं, कम करूँगा तो छींकें आ रही हैं. अच्छा, मतलब कोई भी बहाना चाहिए लड़ने का. पंखा चले तो लड़ाई, ना चले तो लड़ाई, धूप हो तो लड़ाई, साया हो तो लड़ाई. एलर्जी डॉक्टर साहब होती है? बिल्कुल होती है. और इससे जो कोल्ड फ्लू से आपको प्रोटेक्ट करता है मशहूर ज़माना विटामिन सी. और विटामिन सी के सप्लीमेंट्स किसी को भी लेने की जरूरत नहीं है. हमारी बॉडी में डेली 75 to 90 मिलीग्राम विटामिन सी हमें चाहिए होते हैं और बॉडी 500 मिलीग्राम से ऊपर एब्जॉर्ब नहीं करती है. जो आप सप्लीमेंट्स में हजार मिलीग्राम का लेते हैं ना, बॉडी 500 रखती है, बाकी पेशाब में निकल जाता है. आप हजारों रुपए का वेस्ट कर रहे हैं आप. ठीक है. विटामिन सी सो वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड और हमारी बॉडी नहीं बनाती तो ये रोज बाहर से लेना होता है. विटामिन के साथ आमतौर पे विटामिन सी के साथ जिंक क्यों रिकमेंड करते हैं कि जिंक की गोली भी विटामिन लें? सी और जिंक. विटामिन सी आपके इम्यून सेल्स को बनाती है और जो जिंक है वो इम्यून सेल्स को कम्युनिकेट कराती है. जिंक यानी कि वहां तक लेकर हाँ, जाते हैं. और इसके साथ विटामिन डी भी रिकमेंडेड है. क्यों? क्योंकि इम्यून सेल के ऊपर जो रिसेप्टर होता है उसमें विटामिन डी को रिकॉग्नाइज करना होता है. सो देयर इज अ वेरी ब्यूटी इन कंजंक्शन बिटवीन द थ्री यानी कि थिंग्स. विटामिन डी, जिंक और विटामिन सी लें, लेकिन आप कम डोजेज में लें. बिल्कुल. 100 में लें. बॉडी को विटामिन इतनी सी ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है. जरूरत नहीं है. वो आपके पास डाइट में बहुत आप ज्यादा सिर्फ है. जिंक ले लें और विटामिन डी ले लें तो ये ही Enough है. It is more than enough. और अगर आप शेलफिश खा रहे हैं, शेलफिश में, क्रैब्स में, प्रॉन्स में आप नट्स खा रहे हैं, सीड्स खा रहे हैं, ग्रेन खा रहे हैं, तो आपको जिंक भी लेने की जरूरत नहीं है. हाँ, विटामिन डी हमारे पास डाइट में इतना ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, खास करके जो वेजिटेरियंस है, क्योंकि वो एग योक नहीं खाते, फिश लिवर नहीं खाते, तो वो विटामिन डी के साथ वापस आऊंगा वक्फे से और अब बात करूंगा आपसे कि फिश ऑयल की जो टैबलेट्स मिलती हैं आमतौर पे, क्या ये आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाती हैं, ये नहीं बनाती हैं? वापस आइए, इस पे बात करते हैं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. बहुत से दोस्त ऐसे हमारे होते हैं जिनके पास इतना शायद नहीं होता सिलसिला कि वो मछली इतनी रेगुलरली खा सके. क्या उनको फ़िश ऑयल के कैप्सूल जो मिलते हैं वो लेने चाहिए? मैं एक ट्रेनिंग वर्कशॉप में था डॉक्टर साहब, वहाँ पे 2 लफ्ज़ जो हैं वो मैंने बड़े आम सुने. एक EPA था और एक DHA था कि ये देखें कि इनकी तादाद मछली के कैप्सूल में कितनी है, उसके मुताबिक लें. पहले तो ये बताइए, ये लेना चाहिए और फिर ये 2 चीज़ें क्या हैं? EPA और DHA, आइकोसापेंटेनोइक एसिड और DHA का भी इस तरह साइंटिफिकली मुश्किल नाम है. ये दोनों ओमेगा 3 फैटी एसिड की टाइप है. ओमेगा 3 फैटी एसिड, EPA और DHA एसेंशियल फैटी एसिड है. यानी मेरी बॉडी नहीं बना सकती. एसेंशियल यानी जरूरी, तो मुझे ये बाहर से लेने ही लेने हैं. बच्चों को लेने चाहिए? नहीं, ये सप्लीमेंट अगर आप अच्छी डाइट ले रहे हैं तो बड़ों को भी लेने की जरूरत नहीं है. मैं इसकी तरफ आपके पास आ रही हूँ. फिश लिवर ऑयल आप क्यों लेते हैं? फिश लिवर ऑयल आप 2 वजह से लेते हैं. फिश ऑयल आप 2 वजह से लेते हैं. एक आप लेते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड की वजह से और एक आप लेते हैं विटामिन डी की वजह से. इसमें ये दोनों होता है. अगर आपकी डाइट में नट्स मौजूद है, आपकी डाइट में सीड्स मौजूद है, आपकी डाइट में ग्रेन्स और आपकी डाइट में फैटी फिश मौजूद है, आपको फिश ऑयल सप्लीमेंट्स लेने की जरूरत नहीं है. चिलगोज़ा, मूंगफली, बादाम खाने आप बादाम खाते हैं, आप अखरोट खाते हैं, आप सीड्स खाते हैं, तुखमलंगा अगर आप पानी में डाल के लेते हैं, ठीक है. आप तुखमलंगा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है. तुखमलंगा चाहे आप 1 टेबलस्पून अपने 2.5 लीटर के पानी में डिवाइड करके डाल लें और पूरा दिन आप वही पानी पिए. इट इज वेरी हाई इन फाइबर, इट इज हाई इन प्रोटीन, इट इज रिच इन ओमेगा 3 फैटी एसिड्स. सनफ्लावर सीड्स, सेसमी सीड्स, तिल आपके पास ये EPA और DHA में इतने ज्यादा रिच होते हैं. फ्लैक्स सीड, अलसी आपके पास EPA और DHA कुलचे लेने जाएं तो उस पे तिल जरूर लगवाएं. लेकिन वो रिफाइंड शुगर भी आ जाएगा ना साथ. सफेद आटा तो मैं एंडोर्स ही नहीं करती. सफेद आटा तो बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए. आपको हैवी ग्रेन्स लेने चाहिए. वो लोग जिनको डाइजेस्टिव इश्यूज नहीं है, वो लोग जो कीमोथेरेपी पे नहीं है क्योंकि उनका हाजमा बड़ा स्लो चलता है, वो लोग जो बहुत ज्यादा डिबिलिटेटेड नहीं है या बीमार नहीं है, वो मल्टी ग्रेन्स लें क्योंकि ग्रेन्स को डाइजेस्ट करने के लिए हाजमे को काम करना आटा भी आता है, इस पे लिखा होता है मल्टी ग्रेन. इसका मतलब वो अच्छा होता है. वो अच्छा होता है एज लॉन्ग एज उसमें कॉर्नफ्लावर आपके पास शामिल नहीं है. क्योंकि जो कॉर्नफ्लावर होता है आपके पास, वो अगेन आपके ब्लड में शुगर को एकदम ऊपर लेके जाता है. तो मल्टीग्रेन आटा क्यों ले रहे हैं? सिट्टा, उसका नहीं आपने लेना. खाना भी नहीं चाहिए. सिट्टा आप तब खा सकते हैं अगर आप उसको पूरी एक मील की तरफ सब्स्टिट्यूट कर दें. ये नहीं कि सिट्टा भी खा लिया और फिर लोग सिट्टा भी खाते और कहते हैं हम डाइटिंग करें उसके बाद रोटी भी खा लेते हैं. तो ऐसे नहीं.
ये पता ही नहीं था। सिट्टे में बहुत कैलोरीज लेकिन ये जो होती हैं। सफेद वाला आटे वाली बात बताई ना, इसके ऊपर हजरत उमर खत्ताब का आपको पता है ना वाक्य कि आपने उन लोगों को रोका था कि आप आटे को छान के ना पीओ, तो छानने वाला जो आटा है वो यही रिफाइंड आटा है। हिकमत जो है खाने के पीछे, अल्लाह क्या चाहता है, शरीयत क्या चाहती है, खाने के पीछे हिकमत क्या हो? देखिए, रिस्क जो है वो अल्लाह ने इंसान की बका का एक ज़रिया बनाया है, लेकिन उसमें भी अल्लाह के नबी ने साहबा में कोई वाक़या पढ़ रहा था कि कम खाना, इतना खाया जाए जितना कि बदन की ज़रूरत है, जिंदा रह सके। जिंदा। इससे ज़्यादा जितना भी खाएंगे वो किसी ना किसी तरह से बीमारियों का सबब ज़रूर बनता है। तो इसलिए खाने के दौरान आपको इस चीज़ का अंदाज़ा होना चाहिए, जो कि हमें भी नहीं है, मुझे भी नहीं है। ये तो आज मेरे लिए पर्सनली ये प्रोग्राम जो है ना, एक मुआवजाना तौर पे एक अच्छा साबित हुआ कि बहुत सारी चीज़ों की मुझे इन्फॉर्मेशन मिली कि जो चीज़ें हम खाते हैं उनके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। सिर्फ खाना नहीं चाहिए, उनके मुतलिक जानना भी चाहिए। इसलिए जो हम खाते हैं उसके मुतलिक जानना इत्तदाल के साथ, इत्तदाल के साथ। एक कॉलर है, उनसे बात कर लो। और ये मैंने ना एक दफ़ा एक लाइव सर्जरी के अंदर देखा हुआ है। ये वो जो आपका जो मेद है ना, जिसके अंदर सारी रोटियां आपकी जाती है, जिसमें कि 9 रोटियां और 2.5 किलो जो गोश्त आता है, वो बेचारा ना मेरे हाथ जितना है डॉक्टर साहब, सारा वो इतना सा है, उसमें डाल के उसको फुला के इतना फुला देते हैं। वो बेचारा इतना सा है, अगर वो इतना सा है जितना मेरा ये हाथ है, तो इसमें इतना ही खाना जाना चाहिए। हम जो इसके साथ जुल्म करते हैं, अगर इसको अल्लाह ने जुबान दी होती ना, तो यकीन करें ये आपके ऊपर बहुत सी तोहमतें लगाता। जी अस्सलाम वालेकुम। जी शाहिद बेटा। हाँ जी अंकल, मेरा मसला ये है कि मेरे ना किडनी प्रॉब्लम है, मुझे पथरी बनती है। हाँ। और जो है ना 13-14 साल से बन रही है पथरी, और वो निकल जाती है। खुद ही निकल जाती है या कोई मेडिसिन करते हैं? नहीं, मेडिसिन खाते हैं, मेडिसिन खाने के बाद निकलती है। अच्छा। देसी इलाज में बहुत करवाया है, और जो है ना अंग्रेजी इलाज को बहुत कराया, ऑपरेट का कहते हैं, मैं ऑपरेट कराना नहीं चाहता। और ये बार बार निकल जाती है और बार बार बनती रहती है? हाँ जी, बार बार बनती है। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे खानदान में और भी किसी को ये है मसला? पहले किसी को नहीं था, मेरे छोटे भाई को होने लगा है, छोटे भाई को। अच्छा, तुम्हारी खानदान में कजन मैरिजेस ज्यादा हैं या कम है? कजन मैरिज ज्यादा है। कजन मैरिजेस ज्यादा। जरा बात सुनना डॉक्टर साहब, बार बार होना इसका मतलब है आपने 2-3 चीज़ों से इन्होंने दूर रहना है। एक तो इन्होंने ज़्यादा कैल्शियम कंटेनिंग खानों से, मैं बताती हूँ कौन कौन से हैं, उनसे इन्होंने दूर रहना है, ठीक है। और वो खाने जिनमें ऑक्जेलिक एसिड है, वो भी मैं बताती हूँ कौन से, उनसे दूर रहना। और हाइड्रेटेड बहुत अच्छा रहना, और एसिडिक खानों से भी एसिडिक, बिल्कुल एसिडिक खानों से भी दूर रहना। वो भी अब मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ। एक तो आपने 2 से 2.5 लीटर पानी रोज पीना, आपने जरूर पीना है। काफी सारे लोगों का प्रॉब्लम जो है, एग्जैक्टली कम अज कम आपने 2 से 2.5, काफी सारे लोगों का जब वो अपने आप को हाइड्रेट रखना शुरू करते हैं ना, ये बहुत बड़ी निशानी इस वजह की हो सकती है कि ये डिहाइड्रेटेड रहते हैं। जब ये पानी ज्यादा पीना शुरू करेंगे तो हो सकता है कि उससे डिसॉल्व हो जाए। अच्छा, जितने भी आपके पास ऑक्जेलिक एसिड फूड्स हैं, खास करके पालक आपने नहीं खानी है। पालक का ऑक्जेलेट कंटेंट हाई होता है। जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं आपके पास, जो कीवी है, बेरीज है, टेंजरीन्स हैं, ऑरेंजेस हैं, यानी मुसम्मिया है, किन्नू है, वो आपने नहीं खाने हैं। विटामिन सी, ऑक्जेलिक एसिड कंटेंट ज्यादा होता है, जाके आपके पास स्टोन्स बना सकते हैं। टमाटर नहीं खाने, वो सिट्रस फ्रूट की कैटेगरी में। जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं वो आपने नहीं खाने हैं। जितने भी खाने हैं वो नहीं खाने, जितने भी खाने नहीं खाने। इसके अलावा इन्होंने कैल्शियम कंटेनिंग डेयरी से कोशिश करें कि ये दूर रहें, कोशिश करें कि सेसमी सीड से दूर रहें, दालों से दूर रहें। आप कोशिश करें आप फिश खाएं, आप टर्की खाएं, ठीक है, आप दलिया खाएं, आप बहुत ज्यादा हाइड्रेटेड रहें। न्यूट्रिशनल रिकमेंडेशंस तो इनके लिए यही है। और रोज सुबह नींबू को ना आपने नीम गर्म पानी में निचोड़ के लेना है। लोग समझते हैं नींबू की तासीर एसिडिक है, नहीं, नींबू की तासीर अल्कलाइन है, और ये पत्थरियों को डिसॉल्व करने में, इनफैक्ट यूरिक एसिड क्रिस्टल्स तक को डिसॉल्व कर देता है। इतनी खाम बात है। आज तक 40 साल तो नहीं, 10 साल से जितने भी हम देख रहे हैं हकीमों के तरीके, वो कह रहे हैं जनाब नींबू एसिडिक है। नींबू एसिडिक नहीं है, वो एल्कलाइन है, और वो सुबह पीना जो है वो बहुत सेहतमंद है। इसलिए वो तमाम लोग जिन्होंने उनके कहने पे छोड़ा था, वो इसको पीना शुरू करें। इससे आपके जिस्म में से बहुत सी तजाबियत जो है वो निकल जाएगी। जो डॉक्टर साहब कह रही हैं वो इस पेशेंट के लिए कह रही हैं, वो जनरली नहीं कह रही। जिनको ये पथरी हो रही है, उन्होंने जो तजाबियत वाले खाने हैं वो नहीं खाने। पालक, टमाटर से, कीनू से, इन चीज़ों से परहेज करना है, और पानी कम से कम 2.5 से 3 लीटर रोज पीना है। इसी से ठीक हो जाएगा काम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी सकलैन। जी वालेकुम सलाम जनाब। जी वालेकुम सलाम जनाब अली, हुक्म। अच्छा सर जी, मेरा मसला ये था कि खाना भी लाइट से लेता हूँ, तो इसकी वजह से मेरा ना पेट बढ़ रहा है। पेट बढ़ रहा है या वजन बढ़ रहा है? जी पेट बढ़ रहा है मेरा। बैठे रहते हैं आप? बैठते हैं ज्यादा? नहीं, बैठने का काम तो है मेरा, यानी कि शाम के टाइम मैं ड्यूटी पे जाता हूँ। अच्छा। तो सुबह के टाइम तो मैं फ्री होता हूँ सारा दिन में ना। अच्छा,
तो ये बताओ, तुम खाने के साथ पानी ज्यादा पीते हो या कम पीते हो? नहीं, पानी सिर्फ 2 घूंट ही लेता हूँ मैं, वो भी सिर्फ एक रोटी के बाद 2 घूंट पानी ले लिया, उसके बाद एक रोटी खा ली। खाने के अच्छा दरमियान में ले रहे हो यानी कि पानी तुम, तो ये पेट बाहर निकल रहा है डॉक्टर साहब, ये बाकी बड़ी अच्छा, इनके बीमारी कहीं है। नाइट के वर्किंग आवर्स तो नहीं है? नहीं, जिनके night नाइट के working वर्किंग आवर्स होते हैं ना, उनका पेट निकला होता है। उसकी रीजन क्या है कि जब आप रात को लेट जागते हैं ना, आपकी बॉडी में एब्डोमिनल फैट डिपॉजिट करने वाला हार्मोन एक रात जागने से भी 50 to 53% जो है वो बढ़ता है। रात को जागने वालों के पेट ज्यादा बड़े होते हैं। ये बात ऑन एयर कह रही हूँ, सिर्फ एक रात जागने से एब्डोमिनल फैट डिपॉजिट करने वाला हार्मोन 50 से 53% जो है वो ज्यादा बढ़ बढ़ता जाता है। तो सोचें कि जब क्रॉनिकली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये होता है, तो इस वजह से इनके पेट बड़े होते हैं। चाहे ये ज्यादा ना भी खाएं तो अपनी फिर भी पेट बढ़ेगा। फिर भी इन लोगों का पेट जो है वो बढ़ता है। कितना जरूरी है रात सोना और सुबह जागना। बहुत लेकिन डॉक्टर साहब, जो लोग गार्ड हैं या जिनकी ड्यूटीज ऐसी हैं, वो क्या करें फिर? अनफॉर्चुनेटली वो अब ये तो नहीं कर सकते। अब मैं किसी को ये तो नहीं कह सकती कि आप अपनी जॉब क्विट कर दें, लेकिन आप कोशिश करें कि आप अपनी रूटीन में एरोबिक एक्टिविटी, यानी सुबह के टाइम जब प्लांट्स ऑक्सीजन छोड़ रहे होते हैं, वो इसको कॉर्टिसोल को थोड़ा नीचे लेके जाता है। 45 to 60 मिनट्स वॉक करें। डॉक्टर साहब, आपने दूसरी दफा कहा कि सुबह वॉक करें, रात को नहीं वॉक करनी चाहिए। रात को वॉक करने का फायदा नहीं है, प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे होते हैं। बचपन में 8th 9th क्लास में सबको साइंस में पढ़ा देते हैं। जब प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे होते हैं, वो बॉडी में प्रो इन्फ्लेमेटरी, इन्फ्लेमेशन करने वाले केमिकल निकालते हैं। मुझे अक्सर मेरे क्लाइंट्स कहते हैं कि नहीं हम रात को कर लेंगे। मैं कहती हूँ कोई फायदा नहीं है, करो ही मत। उस टाइम जाओ ही मत जब प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं। ना ही लो तो बेहतर है। इस्लाम की देखिए कितनी अल्लाह की हिकमत है कि मगरिब के टाइम घर आ जाओ, प्लांट्स उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना शुरू कर देते हैं और वो हवा में गूंजती है। कार्बन डाइऑक्साइड जिस्म के लिए गैर जरूरी नहीं, बुरी चीज है। आपको ऑक्सीजन लेनी चाहिए। जी अस्सलाम वालेकुम। जी है आतुल्ला जी सर, मुझे डॉक्टर साहिबा से बात करनी जी जी सुन रही हैं, फरमाइए। सर, मुझे गुर्दों का कुछ मसला है। एक मेरा यूरिक एसिड बढ़ता है और मैं गोली खाता हूँ, हफ्ते में 2 या 3 गोलियां ही खाता हूँ। और मैं जब पानी किसी दिन कम पी लेता हूँ तो मेरे गुर्दों में बोझ होता है। एक शदीद दर्द तो नहीं होता, हल्का हल्का बोझ होता है सारा दिन। जिस दिन पानी ज्यादा पी लेता हूँ तो मुझे दर्द नहीं रहता। अच्छा, यूरिक एसिड आपने अपना चेक कराया और क्रिएटिनिन लेवल्स? क्योंकि गुर्दों में तो क्रिएटिनिन आ जाता है मैंने ना। चेक किया था 2-3 महीने पहले किया था। डॉक्टर ने बोला था कि ये बढ़ रहा है, तुम हमेशा जो है ना दूसरी दिन एक गोली खाया करो। अच्छा, यूरिक एसिड की गोली हर दूसरे दिन एक आपने खानी है। क्रेटिनिन एक चीज होती है जब आप अपना यूरिन टेस्ट कराते हैं, ये तो नहीं कभी कराया? नहीं, मैंने वो टेस्ट तो नहीं किया। अच्छा, आपने सुनना है जरा डॉक्टर साहब की बात। डॉक्टर साहब, अच्छा, कद्दू, माड़ू, तोरी are the vegetables, तोरी are the vegetables for those जिनको यूरिक एसिड क्रिस्टल्स का प्रॉब्लम है। अगेन खाना चाहिए, खाने चाहिए। कद्दू, माड़ू जुकीनी, कद्दू पम्पकिन, तोरी जो है ये खाने चाहिए उन लोगों को जिनको यूरिक एसिड क्रिस्टल्स का प्रॉब्लम है। उसके अलावा नींबू वाला पानी भी यूरिक एसिड क्रिस्टल्स जो है उसको भी डिसॉल्व कर सकता है। हाइड्रेटेड आपने बहुत ज्यादा रहना है। अगर आपको यूरिक एसिड क्रिस्टल्स का प्रॉब्लम है, आपने रेड मीट को दफा करने अपनी जिंदगी से, बिल्कुल भी नहीं खाना, क्योंकि वो आपकी बॉडी में यूरिक एसिड इज द ब्रेक डाउन प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन। ठीक है, तो प्रोटीन खत्म करता प्रोटीन नहीं आप लेंगे प्रोटीन, लेकिन आप व्हाइट मीट लेंगे, आप या फिश लेंगे या आप टर्की लेंगे या आप चिकन लेंगे, लेकिन वो जिसकी स्किन उतरी हो, क्योंकि स्किन का फैट कंटेंट बहुत ज्यादा होता है आपके पास। दालों में भी प्रोटीन होता है, बीन्स में भी प्रोटीन होता है। जिन लोगों को गाउट का प्रॉब्लम है वो सिर्फ मूंग की दाल बिना छिलके और बिना पॉलिश वाली खा सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने कोई दाल नहीं खानी है। बिना छिलके और बिना पॉलिश वाली दाल का जो क्रिएटिनिन और यूरिक एसिड कंटेंट है वो कंपैरेटिवली कम होता है और मोर ये ना इंटेस्टाइन से जरा इजीली आपके पास एब्जॉर्ब हो जाती है। इसके अलावा आपने कोई भी रूटी और लीफी वेजिटेबल नहीं खाना गाजर और मूली के अलावा। ठीक है, नहीं खाना, यानी कि जिसकी जड़ हो पीछे बिल्कुल भी नहीं खाना। और आलू आपने नहीं खाना, बिल्कुल। और आलू बिल्कुल भी नहीं खाना। जब आप आलू लेंगे ना तो आलू का पोटेशियम कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। जिनको ऑलरेडी किडनी का इशू चल रहा हो, हम उनको ज्यादा पोटेशियम कंटेंट नहीं देते हैं तो वो एकदम से पोटेशियम लेवल्स किडनी के लिए बर्दाश्त करना जो है वो मुश्किल हो जाते हैं। गाजर का पराठा खाएं, गोभी का पराठा खाएं, आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। मूली का पराठा खाएं, आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। लेकिन आपने बाकी कोई भी रोटी और लीफ, ये चुकंदर, बीटरूट, मैं लोगों को बहुत एडवाइस करती हूँ जिनको किडनी, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन का इशू है वो ना लें। कमाल बात है। एक आखिरी मिनट है, मुझे इस पे सिर्फ एक ऐसा वजीफा बताइए जो कि लोग पढ़ें अपनी जनरल हेल्थ और फिजिकल फिटनेस के लिए, पढ़ते रहें। कुरान मजीद बुरहान रशीद सूरह यासीन की आयत सलामुन कौलुम मिर रब्बिर रहीम। ठीक है, इसमें उन बीमारियों के लिए भी शिफा है जिनका इंसान को ज़ाती तौर पर भी इल्म नहीं होता, जो डायग्नोज नहीं होती, जिनका पता नहीं चलता, उनके लिए भी शिफा है। वो कसरत से पढ़ा करें। सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम। अगर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जलती हुई आग को ठंडा कर सकता है नाम, तो किसी भी बीमारी को ठीक कर सकता है। इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह आपको आसानियत दे और आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए।